आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सेंट्रल विस्टा की सौगात देने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक तरह से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। एक पुराना प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में चला गया था, आधा अधूरा रह गया था। अगर बहुत सारे कम लोगों की जानकारी होगी तो इस सेंट्रल विस्टा को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज भी खूब हुई। सेंट्रल विस्टा के क्या फायदे होने वाले हैं, कौन लोग हैं जो इसको बता रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ दिक्कतें हैं, आज का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एनके सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ वीवी तिवारी जी हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ इतिहासकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन सभी से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन होगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की जो खास बातें हैं वो भी आपको बताना जरूरी है। प्रोजेक्ट पर जो कुल खर्च है 13,450 करोड़ रुपए का है और 64,500 वर्ग मीटर में पूरा फैला है। आपको बताएं ये विजन कैसे पूरा हुआ और कितने कम समय में विजन जो है उसने अमली जामा ले लिया। बहुत आलोचनाएं हुई कि संसद की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, व्यू खत्म हो जाएगा और वो ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोगों के मुंह पर ताला लग गया जब ये प्रोजेक्ट का बर्ड आई व्यू जो है वो रिलीज किया गया। 20 महीने पहले जो विजन देखा था वो अब साकार हो गया है। इंडिया गेट के पास अब जब आप जाएंगे तो एकदम बदला हुआ नजारा दिखेगा। बोट क्लब से लेकर पुराने लैंप शेड सब कुछ बदल दिए गए हैं। 3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नया है। विकास राजपथ से आगे बढ़कर कर्तव्य पथ पर दौड़ रहा है, जिसके आयाम में त्रिभुजकारी संसद भवन है। वहीं साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसी भी इमारतें होंगी जिन्हें बदला नहीं जाएगा। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर सेंट्रल विस्टा के जरिए क्या बदला और क्या नहीं बदला। बदल गया 3 किलोमीटर लंबा राजपथ। विजय चौक से इंडिया गेट तक बदलाव। 20 महीने बाद फिर खुलेगा राजपथ, लेकिन अब नाम होगा कर्तव्य पथ। 20 महीने में तैयार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान के तहत पूरा हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्लान का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। तब से लेकर 2 बार इसकी तारीख बदली गई, लेकिन अब जाकर ये देश के लोगों के लिए खोला जा रहा है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा कर्तव्य पथ कई सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इंडिया गेट के पास बने पिकनिक स्पॉट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, जिसमें पहले और अब में कई बदलाव हो चुके हैं। 16.5 किलोमीटर का पाथवे तैयार किया गया है। इस रास्ते पर रेड ग्रेनाइट लगाए गए हैं। यहाँ 133 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए हैं। एवेन्यू में पार्किंग 1-2 महीने के लिए फ्री रहेगी। यहाँ 1125 कारों और 40 बसों की पार्किंग की जा सकती है। इसके अलावा नहर को पूरी तरह से साफ किया गया है। पैदल चलने वालों के लिए 16 पुल भी बनाए गए हैं। यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 3,90,000 स्क्वायर मीटर ग्रीन एरिया है, जहाँ 4,087 पेड़ लगाए गए हैं। वॉकवे के साइड में लगे बोल्डर और चेन्स को भी बदला गया है। इसके अलावा रेड ग्रेनाइट वॉकवे बनाया गया है, जो चारों ओर हरियाली के साथ करीब 1.1 लाख वर्ग मीटर फैला हुआ है, जबकि पहले ये रास्ता रेत और बजरी से बना था। हालांकि यहाँ की कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि कई इमारतों को दोबारा बनाया गया है। कुछ को रिलोकेट किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन में बदलाव नहीं, इंडिया गेट में बदलाव नहीं, वॉर मेमोरियल में भी बदलाव नहीं, हैदराबाद हाउस में कोई बदलाव नहीं, रेल भवन में बदलाव नहीं, वहीं वायु भवन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। अब समझिए सेंट्रल विस्टा के तहत किन प्रोजेक्ट्स का बदलाव किया जा रहा है। संसद भवन नया बनाया जा रहा है। केंद्रीय सचिवालय में बदलाव किया जा रहा है। 3 किलोमीटर के राजपथ में सुधार के साथ नाम भी कर्तव्य पथ हो गया। प्रधानमंत्री आवास भी नया बनाया जा रहा है।
प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को नए पीएमओ में बदला जा रहा है। इसके अलावा नया उपराष्ट्रपति एन्क्लेव भी तैयार हो रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का नया दफ्तर साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जा रहा है। मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति आवास समेत कई पुरानी बिल्डिंग्स को ढहा दिया जाएगा। जहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया, वहीं इसमें सबसे खास है नया संसद भवन। नया संसद भवन त्रिकोण के आकार में बन रहा है। नया संसद भवन 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। नए संसद भवन में 1,224 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें लोकसभा के 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद तक बैठने की कैपेसिटी होगी। नए संसद भवन में हर संसद का अपना अलग से ऑफिस भी होगा। नया त्रिकोणीय संसद भवन पार्लियामेंट हाउस एस्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर तैयार हो रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 24,500 स्क्वायर मीटर में फैला है। संसद की मौजूदा बिल्डिंग 16,844 वर्ग मीटर में फैली है। संसद की नई बिल्डिंग 20,866 वर्ग मीटर में फैली हुई है। यानी पुरानी बिल्डिंग से करीब 4,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी है। इसमें सांसदों के लिए लॉन्ज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट होंगे। पूरा प्रोजेक्ट साल 2024 में चुनाव से पहले तैयार होने की बात कही जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो बस अब से कुछ ही देर में कर्तव्य पथ पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद देश को सेंट्रल विस्टा की सौगात वो सौंपने जा रहे हैं। कार्यक्रम किस तरह का होगा, क्या कुछ होने वाला है, कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और कब देश को मिलेगी सेंट्रल विस्टा की सौगात, कैसा दिख रहा है सेंट्रल विस्टा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पैनल तो स्टूडियो में मौजूद ही हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से धीरेन्द्र पुंडीर और अनुराग दीक्षित जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, किस तरह की तैयारियां हैं? अब से कुछ ही देर में सेंट्रल विस्टा की सौगात देश को मिलने जा रही है। कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम इसको कहें कि पूरी तैयारियां और अब कुछ पल ही रह गए हैं जब 7 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां जहां हम लोगों ने पराक्रम दिवस पर होलोग्राम से सुभाष चंद्र बोस जी को देखा था, वहां आज 28 फीट की प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी हुई बेहद खूबसूरत दिखाई देगी। अब आपको यहाँ से दूर तक दिख रहा है, लाइटिंग ऑन कर दी गई है, तो चूंकि रोशनी अभी है थोड़ा सा, तो उसकी खूबसूरती आप उस तरह पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये दिख रहा है कि कितना खूबसूरत ये जो अब कर्तव्य पथ है वो कितना खूबसूरत दिखेगा, वो सब उसका आपको दूर तक दिखेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी यहाँ चारों तरफ से, सड़कें चूंकि 6 बजे के बाद कुछ सड़कें बंद कर दी गई थी, हालांकि अभी इधर से आपको गुजरते हुए दिख रहे हैं वाहन, लेकिन आगे की तरफ वहां पूरी तरह से सिक्योर्ड कर दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है उस पूरे एरिया में जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। बाकी तमाम तैयारियां पिनाज यहां हो चुकी हैं। जो कैनाल्स बनाई गई हैं उनमें पानी बहता हुआ पूरी तरह से चलते हुए, फवारे छोटे छोटे जो वहां पूरे प्रेशर के साथ है वो चल रहे हैं, और जो लॉन की घास जिसको कहा जा रहा था वो पूरी तरह से साफ कर दी गई। पूरी तरह से इस समय इंतजार किया जा रहा है कि राजपथ के कर्तव्य पथ बनने का साक्षी ये पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो। तो 7 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है और उसके बाद ये 8:40 तक चलने वाले प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग एक्टिविटी के साथ होंगे, जहां वो 8:05 पर संबोधित कर इसके बारे में जरूर बताएंगे कि चूंकि एक बात और बता दूं पिनाज, जब ये चल रहा था तो जो लोग इसके सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम उसके साथ जुड़े हुए थे, जब मेरी बात उनसे हो रही थी कल कि किस तरह से अचानक ये नाम कब फाइनल हुआ, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये नाम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया हुआ नाम है और ये 4 दिन लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते थे या कुछ, यही मानिए कि आप 4-5 दिन पहले ये तय हुआ कि इसका नाम कर्तव्य पथ होगा। उससे पहले तो ये उनके खुद के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से आया हुआ नाम था, और इसको ये कह सकते हैं कि ये पूरा सेंट्रल विस्टा जरूर अधिकारियों ने बनाया, लेकिन ये नाम के लिए प्रधानमंत्री खुद बिल्कुल इसमें लगे हुए थे। शेक्सपियर ने भले ही कहा हो नाम में क्या रखा है, लेकिन कई बार नाम बहुत कुछ मैसेज देता है। राजपथ और कर्तव्य पथ अपने आप में पूरी आइडियोलॉजी जो है उसका अंतर बताता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, आप संसद भवन की कार्यप्रणाली का एक लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहे, उसका हिस्सा रहे, आपने देखा है
कितनी जरूरत थी, अगर मैं कहूं कितनी जरूरत थी संसद को एक नई बिल्डिंग की? धरोहर अपनी जगह, इतिहास अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में देखें तो फायर एनओसी से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें वहां थी। तो कितना जरूरी था इस बिल्डिंग का बनना? यकीनन पिनाज लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी इमारत है भारतीय संसद। प्रतीक के तौर पर अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर ज़रूर है, लेकिन मैंने 1 दशक से ज़्यादा लंबे वक्त तक काम किया है उसी इमारत के अंदर, और कई ऐसे मौके आए जब सांसद ही नहीं बल्कि सरकारों के स्तर पर भी, लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर भी आवाज़ उठाई गई कि संसद के एक नए भवन के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी तेज़ बारिश होती थी तब सांसदों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही साथ 1920 या 30 के दशक में जो संसद बनाई गई थी 2022 तक आते आते वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं थी। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि वो सांसद जो औसतन 18 से 20 लाख आबादी की नुमाइंदगी करता है, जो चुनकर आता है भारतीय संसद में, उस सांसद के बैठने के लिए जगह तक नहीं थी, उसके पास अपना कोई केबिन तक नहीं था। हालांकि जो संसद की पूरी एनेक्सी बिल्डिंग है उसका बाद में एक्सपेंड किया गया, उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनके सिर्फ दफ्तर बनाए गए, लेकिन एक सांसद जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जो सबसे बड़ा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है भारतीय डेमोक्रेसी का, उसके पास अपना दफ्तर तक नहीं था। साथ ही साथ जो सिटिंग कैपेसिटी हॉल की थी, लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल, वो कई मौकों पर छोटी होती नजर आ रही थी, खासकर आने वाले वक्त के लिहाज से, क्योंकि जैसे ही आप परिसीमन करेंगे, सीटों की संख्या को बढ़ाएंगे, तो क्या वो बढ़ी हुई सीटों की संख्या के साथ सांसद उस पुरानी इमारत में बैठ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था। लिहाजा जो नई संसद भवन डिजाइन की जा रही है उसमें तकरीबन 400 ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे, 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। मौजूदा जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा की, उनकी संख्या तकरीबन 800 है। तो बदलते वक्त के साथ, बढ़ती आबादी के साथ, बढ़ती सीटों की संभावना के साथ ये बेहद ज़रूरी था कि एक नई इमारत का निर्माण किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को आगे बढ़ाया है। इससे पहले भी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी, चाहे वो मीरा कुमार हो या उनसे पहले भी, नई संसद भवन की इमारत को लेकर आवाज उठती रही है। ये अलग बात है कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तो विपक्ष ने इस पर सवाल जरूर खड़े किए, नए संसद भवन की उपयोगिता पर बिल्कुल भी अनुराग, सवाल खड़े हुए, और इन सियासत। सवालों को लेकर मैं अपने पैनल के पास भी जा रही हूं। सर, अगर आपसे समझने की कोशिश करूं कि जब ये प्रोजेक्ट कॉइंड हुआ, ठीक है, इसकी जरूरत थी, सबको मालूम था, सभी लोग इसके लिए अग्री कर रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि भाई पता नहीं क्या खड़ा हो जाएगा, हमारे इंडिया गेट की और राजपथ जो अब कर्तव्य पथ है उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। लेकिन जब फाइनली इसका हम प्रारूप देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तो जब भी इसकी टाउन प्लानिंग में इसको एग्जीक्यूट करने में कितना मुश्किल आई होगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ये मानना पड़ेगा कि वर्तमान जो सरकार है उसकी दृष्टि काफ़ी इंक्लूसिव है, और ये इंक्लूसिवनेस दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से उन्होंने उस पूरे सेंट्रल विस्टा की ऐतिहासिकता को बनाए रखा है, बिना उसकी ऐतिहासिक जो उसकी वास्तुकला है, जो उसकी सज्जा है, बिना उसको छेड़छाड़ किए हुए किस प्रकार से आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में एक भारत जब एक वैश्विक शक्ति के रूप में है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें जो परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन बड़ी सावधानी और मुझे लगता है काफ़ी इसमें रिसर्च और इंजीनियरिंग के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। अब देखिए, कोई भी वास्तुकला जो है, आर्किटेक्चर किसी भी देश का, वो उसकी हेरिटेज, उसके इतिहास और उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पहचान होती है। 1931 में जब हमारा हम देखते हैं कि सारा का सारा सेंट्रल विस्टा बना, चाहे इंडिया गेट से लेके वाइसराय हाउस उस समय का जो बाद में राष्ट्रपति भवन के रूप में विख्यात हुआ, तो उसमें इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था। आप देखिए, उसके जो दुनिया के जाने माने वास्तुकार थे, एडविन लुडियन हो, चाहे वो बेकर साहब हों, इन सब ने मिल करके जो डिज़ाइन बनाया वो दुनिया के लिए अनुकरणीय था, क्योंकि ये एक इम्पीरियल ब्रिटिश एम्पायर को एक नए युग में ले जाने वाला काल था। लेकिन हम देखते हैं कि हम आज़ाद तो हुए, और जैसा कि कई विद्वान मानते हैं कि हम स्वतंत्र तो हो गए 47 में, लेकिन अभी भी कुछ जो ब्रिटिश लेगेसी है उससे बाहर निकलने के लिए ये आवश्यक था कि हम भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति और जो आपने कहा कर्तव्य, ये जो कर्तव्य पथ इसी बात की हमें इंगित करता है कि हमारा जो संस्कार, संस्कृति और जो हमारे संविधान को संबल देने वाला है, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने धरोहरों को, अपनी जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को कैसे सुरक्षित रखें, और इन सभी का समावेश इसमें दिखाई पड़ता है। जी विनोद जी, अगर हम देखें, ये बिल्डिंग रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई है, और इस प्रोजेक्ट को पहले सोचा सभी ने, और इसे एग्जीक्यूट करना और उसे वाकई में प्रारूप में लाना, और 2024 तक तो ये एजेंडा है मोदी सरकार का कि वहीं पर ही
शपथ ली जाए। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर तारीफ करनी होगी सरकार की भी और उनकी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि कितनी जल्दी और रिकॉर्ड समय में उन्होंने काम पूरा किया। देखिए, ये प्रोजेक्ट ऐसा है और जबकि कोरोना भी था बीच में। हाँ, इसका ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको एक तरह से आप कहिए मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जब बन के तैयार होगा तो ये इतिहास में दर्ज होगा कि ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बना, और एक तरह से ये इतिहास बन रहा है। और उस इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का नाम हमेशा लिखा जाएगा कि जिस तरह से जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की, जब हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की, और जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया कि उसमें कौन कौन से आर्किटेक्ट इन्वॉल्व थे, तो उस वक्त हम 1921 की जब बात करते हैं तो उस समय जो गवर्नर थे वायसराय, उनका नाम लिया जाता है। तो जब भी आगे इतिहास में इस सेंट्रल विस्टा की चर्चा होगी कि नया स्वरूप किसने प्रदान किया, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। और इसलिए मोदी जी इसको व्यक्तिगत रूप से उनकी इसमें रुचि थी। और आप देखिए 2-3 बार वो कोरोना के टाइम में खुद उसका निरीक्षण करने भी गए। मुझे याद है वो तस्वीरें भी आई थी। तो इतना कोई प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर किसी प्रोजेक्ट को कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका समय पर पूरा होना तय है। और मोदी जी के बारे में एक चीज़ मशहूर है, जब वो तय कर लेते हैं कोई काम तो वो फिर पूरा होता है। ये गुजरात से उनका रिकॉर्ड है। अब वो सरदार पटेल की मूर्ति देखिए जो है वो आखिर समय में पूरी हो गई। तो इस तरह से वो एक तरह से उनका निजी दिलचस्पी का ये था और उन्हीं का एक स्वप्नदर्शी प्रोजेक्ट था। अब कर्तव्य पथ का जैसे भी धीरेन्द्र बता रहे थे कि ये जो है उन्हीं का दिया हुआ नाम है। लोक कल्याण मार्ग 7 रेस कोर्स को उन्होंने लोक कल्याण मार्ग का नाम दिया, इसको कर्तव्य पथ दिया। तो कहीं ना कहीं, और आप लाल किले में इस बार जो उनका भाषण था आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, तो उन्होंने कहा था कि गुलामी की जो तमाम निशानियां हैं, जो मानसिकता है, हमें उसको बदलना होगा। तो कर्तव्य पथ का नामकरण जो है ये भी उसी का एक हिस्सा है। और नई इमारत जो बन रही है ये भी एक तरह से आज़ाद भारत की इमारत है। अभी तक हम ढो रहे थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे स्मारक हैं जिनमें हमारी संसद, राष्ट्रपति भवन, दुनिया में इतने भव्य इमारतें नहीं है कहीं भी, लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता था कि अंग्रेज सरकार ने बनवाई है। इन इमारतों के बारे में जब आगे चर्चा होगी तो ये आजाद भारत की सरकार ने इनका निर्माण कराया है, इसलिए निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा। बिल्कुल, यही बात एनके सिंह जी मैं आपके पास लेकर आऊं। सर ने जो जिक्र किया विनोद जी ने कि अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नाम दिए, जो आक्रांताओं के नाम पे जो सड़कें थी उनको भी नाम बदले, कई लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया, बट कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि उन्हीं नाम के जो मायने होते हैं उसी से हम आगे अपनी एक इमेज, एक परसेप्शन बनाते हैं। चाहे फिर वो लोक कल्याण मार्ग हो प्रधानमंत्री के घर की सड़क का नाम, या फिर कर्तव्य पथ हो राजपथ की जगह, राजा से हटकर कर्तव्य निभाने वाले लोग। पिनाज, ये समाजशास्त्र का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है कि अगर आप किसी समाज को सबजुगेट कर रहे हैं, उस पर शासन कर रहे हैं, उसको गुलाम बना के रख रहे हैं, तो उसके प्रतीकों को ख़त्म करके अपने प्रतीक इस्टेब्लिश करें ताकि वो शाश्वत बना रहे। तो अंग्रेज़ों ने ये किया, इसके पहले मुगलों ने किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम उन प्रतीकों को आज जब हम आज़ाद हुए हैं तो हम अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको बदलें और जितने भी अवशेष है जिसको कि हम कहते हैं रेमिनिसेंस ऑफ सबजुगेशन, उसको हम ख़त्म करें। तो अगर ये किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई क्यों औरंगजेब को हम या बाबर रोड को हम तरजीह देंगे, उसकी जगह हमको ये अपने जो हमारे महापुरुष रहे हैं उसको देते, इसमें कतई बुराई नहीं है। लेकिन ये यूटिलिटी पर्पस से अगर आप देखेंगी तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी अपनी उपादेयता भी है। उपादेयता इस तरह से आप याद करिए, उस समय हम, आप, विनोद, ये सब लोग जाते थे जब पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग से निकलने के बाद एक चाय की भी वहां पे व्यवस्था नहीं होती थी। विजय चौक पे हमारे रिपोर्टर्स, हमारे ड्राइवर्स, हमारा ओबी वैन उस जमाने में होती थी, डीएसएनजी वैन होती थी, उसका स्टाफ, वो लोग बेचारे दिन भर चाय के लिए परेशान रहते थे, एक गिलास पानी नहीं मिलता था। ये व्यवस्था अब कम से कम ये हो गया कि टॉयलेटरी फैसिलिटीज आ गई हैं। बिल्कुल आ गई हैं। आपको याद होगा कि बहुत जरूरी थी। मतलब हम खुद अनुभव करते थे जब यहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए ग्राउंड जीरो से, धूप में अगर आपको वॉशरूम भी यूज करना है तो आपको बहुत किलोमीटर सीपी जाना पड़ता था। जी बिल्कुल, आपको इंडिया गेट पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती थी, या फिर बैक साइड जाना पड़ता था।